नमस्कार, जय हिंद, राजभाई साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आगाज क्लासेस पर। मैं रतन कृष्ण नवानिया फिर से आपके सामने हाजिर हूँ इतिहास की कड़ी में। आशा करता हूँ कि सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और लगे हुए होंगे अपने आर की तैयारी में। और समीक्षा अधिकारी का पद प्राप्त करने के बाद ही ये मेहनत रुकनी चाहिए साथियों, तो अपनी मेहनत में लगे रहिए। और आज मैंने आपको बताया था कि हमारी ये आधुनिक भारत की कड़ी चल रही है, आधुनिक भारत इतिहास की क्लासेस चल रही है, जिसमें लगातार मैं आपको एक एक टॉपिक लगातार करवाते जा रहा हूँ। बीच में एक दो दिन जैसे गैप रहा है, 2-3 दिन भी लगातार जैसे गैप रहा था, थोड़े स्वास्थ्य कारणों की वजह से साथियों थोड़ा गैप रहा है। तो कोई बात नहीं, हमारा सिलेबस कवर चल रहा है और इस महीने के लास्ट तक हम आधुनिक भारत कवर कर लेंगे। तो बेफिक्र होकर साथियों क्लास करते रहिए। और मैं आपको बताऊं कि जीएस का प्रीवियस ईयर प्रश्न भी मैं अभी लेके आ रहा हूं। तो संडे को या किसी दिन जैसे 2-4 क्लासों में, वो थोड़ी बड़ी क्लास होंगी, तो एक एक 1.5 घंटे की क्लासेस होंगी। तो आर के प्रीवियस ईयर प्रश्न जीएस के हर सब्जेक्ट के मिक्स करवाऊंगा। सब्जेक्ट जैसे हर सब्जेक्ट के ज्यादातर पूरे लगभग में यही डिस्कशन करवाऊंगा। तो संडे टू संडे मिलेगा या फिर लगातार 1-2 दिन क्लास की मिल जाएगा। तो आप प्लीज उसमें देख लेना, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर आर। और ऐसे ही मैं प्रीवियस ईयर के यूपीपीएससी के करवाऊंगा, जो 2-2, 3-3 घंटे की क्लास होंगी हर सब्जेक्ट की, घटना चक्र वाली। घटना चक्र प्रीवियस ईयर करवाऊंगा, तो उसमें आप लगातार बने रहना चैनल पर और बार बार करते रहना। आप कोशिश करना, आपका कुछ सहयोग रहेगा, कुछ हमारा, दोनों ही मिलकर सिलेक्शन, आपकी सिलेक्शन तक साथ रहेंगे। उसके बाद तो आपका सिलेक्शन हो जाए, आप जॉब वॉब मिल जाए, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, वो खुशी अलग ही होती है। और जो आपके लक्ष्य की प्राप्ति के बाद जो माता पिता को खुशी मिलती है, उससे ज्यादा दुनिया में कोई खुशी वाली चीज वो नहीं होती। वो सबसे बड़ी खुशी वही होती है। बाकी तुम्हारे बाबू सोना कोई काम नहीं आएंगे, माता पिता हमेशा आपके काम आएंगे। तो बिना सब कुछ बाबू सोना किए आपको सिर्फ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। तो आती है साथियों हम क्लास पर सीधे सीधे कि ब्रिटिश भारत की साम्राज्यवादी नीतियां। तो ब्रिटिश भारत की साम्राज्यवादी नीतियों में साथियों क्या आएगा? ब्रिटिश भारत की साम्राज्यवादी नीतियों में आपको मैं बता दूं तो वही आएगा जो पहले मैंने आपको करवाया था। और एक दो में शुरुआत में जब चर्चा हुई थी डुप्ले की, तब भी मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों में अगर मैं आपको बताऊं, तो हम जैसे व्हाइट बोर्ड पर भी आए, तो व्हाइट बोर्ड पर जैसे ही मैं आपको करवाऊंगा तो आप देख पाओगे कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों में 3 अगर नीतियां आएंगी, 3 की अगर नीतियों की जिस चर्चा करें तो सीधे ब्रिटिश ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियां साम्राज्यवादी नीतियों में मैं आपको बता दूं कि 2 प्रमुखतः होती हैं। सबसे पहली आती है सहायक संधि और दूसरी साथियों आती है हड़प नीति। डलहौजी की हड़प नीति या हड़प नीति या गोद निषेध नीति, जैसे गोद निषेध भी बोल सकते हैं। सीधे मैं आपको बताऊं, गोद निषेध या हड़प नीति। तो ये भी साथी हो जाएगी कि गोद निषेध या हड़प नीति, ये भी आपको पता चल जाएगा किस तरीके से। मेन हम शुरुआत करेंगे साथियों, हमारी जो बात होगी, वैसे में पीपीटी में सब कुछ दे रखा है तो वो मैं आपको करवाऊंगा। तो मेन हमारी सहायक संधि से शुरुआत होगी। और सहायक संधि जब मैं आपको बताऊं कि सहायक संधि, सर्वप्रथम अगर सहायक संधि की अगर जिक्र करें तो डुप्ले का नाम आता है। सर्वप्रथम अगर सहायक संधि का जिक्र करें तो डुप्ले का नाम आता है, डुप्ले। और डुप्ले साथियों मैंने आपको करवाया था कि पुर्तगाली गवर्नर था ना। जब मैंने आपको पुर्तगाल जब करवाया था, उसमें पीडीवीडीएफएस करवाए थे, जो ब्रिटिश कंपनियों का आगमन या यूरोपीय कंपनियों का आगमन में, तो सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी करवाई थी। और उसमें मैंने आपको बताया था कि जब डुप्ले आया था तो डुप्ले पहला गवर्नर जनरल या पहला यूरोपीय व्यक्ति था या यूरोपियन था जिसने किसी राजा को सैन्य सहायता के बदले आर्थिक धन के बदले सैन्य सहायता प्रोवाइड करवाई या सैन्य सहायता उपलब्ध करवाई। तो उसी को, यही साथी आपको नजर आएगी कि यही सहायक संधि कब होगा। लेकिन उस समय इसने इतना करवा के, अगर मैं यहाँ पे अगर आपको करूं तो सर्वप्रथम अगर चर्चा हो
तो डुप्लेने दिया। और दूसरे अगर आप देखोगे कि अवधारणा स्तर पर या उस स्तर पर आप कह सकते हैं, तो चर्चा इसी में चर्चा आएगा क्लाइव की चर्चा होगी, अवधारणा स्तर पर, या सैद्धांतिक स्तर पर क्लाइव की चर्चा होगी, सैद्धांतिक स्तर पर। और जब क्लाइव की चर्चा सैद्धांतिक स्तर पर होगी तो अब आता है कि इसे लागू किसने किया। तो जब लागू करने वाला प्रश्न आएगा तो वेलेजली आएगा साथियों, वेलेजली ने सहायक संधि की जब चर्चा होगी तो इससे 3 नाम आपको जुड़े हुए हैं, 3 नाम, एक डुप्ले, क्लाइव और वेलेजली। अब हम आते हैं साथियों पीपीटी पर। तो जैसे ही हम आएंगे तो आप देखोगे कि जैसे हम सबसे पहले आएंगे तो ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों में सबसे पहले नीति आती है सहायक संधि। सहायक संधि का सर्वप्रथम अवधारणा मैंने अभी आपको बताया था कि डुप्ले ने दिया, प्रस्तुत की। क्लाइव ने अवध के संदर्भ में इसे लागू किया। तो अगर लागू करने की अगर करें तो क्लाइव ने, लेकिन आप देखोगे कि जब क्लाइव ने अवध के संदर्भ में इसे लागू किया तब उसी सहायक संधि की आप कह सकते हो कि कुछ उसमें से आप कह सकते हो कि कुछ लक्षण, अगर आप कह सकते हो, लक्षण नहीं बोल सकते, तो कुछ पार्ट को या कुछ भागों को या कुछ नियमों को लागू किया तो उसे सहायक संधि बोला जाता है। तो उस पर भी आप ध्यान रखना। इसकी सैद्धांतिक और विस्तृत व्याख्या की जब चर्चा करें तो मैंने आपको बताया था कि वेलेजली की आएगी, वेलेजली ने प्रस्तुत की और ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार का साधन बनाया। तो जिसका सबसे ज्यादा प्रयोग अगर किसी ने किया या जिसे ब्रिटिश साम्राज्य का साधन बनाया तो आप देखोगे कि वेलेजली का नाम आता है। और वेलेजली की जब चर्चा होगी तो आप देखोगे कि सहायक संधि क्या है। आखिरकार अगर जैसे पूछा जाए तो मैंने आपको पहले भी उस समय भी समझाया था जब डुप्ले के समय, और आज फिर समझा देता हूँ। सहायक संधि इसका मतलब ये नहीं कि सहायक संधि का सहायता करके किसी से सहायता करने की संधि कर लो। ये ब्रिटिशों की सहायक संधि एक अलग स्तर की आप देखोगे। ब्रिटिशों की सहायक संधि थी, अगर उसकी परिभाषा स्तर पर अगर मैं आपको बताऊं तो आसान सी भाषा में सिर्फ आपको ये समझना है कि जो सहायक संधि थी उसको सैन्य मदद के बदले किसी राजा से धन प्राप्त करना, या अपने धन के बदले, जैसे आर्थिक आप लाभ के लिए किसी राजा को सैन्य सहायता प्रोवाइड करवाना या उसे उपलब्ध करवाना। भारतीय राजाओं को सैनिक सहायता देने के बदले धन प्राप्त करना, ये साथियों आप देखोगे कि ये सहायक संधि होगी। सहायक संधि का अगर परिभाषा स्तर पर अगर हम जाने तो भारतीय राजाओं को सैनिक सहायता देते थे ब्रिटिशर्स और उनसे धन प्राप्त करते थे। और मेन अगर इनकी विशेषताओं की बात करें तो असली अगर आपको देखा जाए तो सहायक संधि जिस भी राज्य ने कर ली, समझ लो कि अपना सर्वस्व गिरवी रख दिया ब्रिटिशों के यहाँ। ये वो कैसे, अगर मैं बोल रहा हूं तो आप सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही हम विशेषताएं पढ़ेंगे तो जैसी विशेषता आपके सामने आएंगी आप खुद समझ जाओगे, उसके लिए कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। तो आप देखोगे कि जब विशेषताओं की चर्चा होती है तो सबसे पहली विशेषता की हम चर्चा करें तो सहायक संधि करने वाले राज्य में ब्रिटिश सेना रहेगी। तो जब सहायक संधि करने वाले राज्य में ब्रिटिश सेना रहेगी और इसका खर्च देसी राज्य देगा, मतलब इसका खर्च वही राज्य देगा जिस राज्य में ब्रिटिश सेना रहेगी। तो साथियों जब किसी राज्य में एक ब्रिटिश सेना रह रही है और उसी राज्य के खर्च पर, तो आप देखोगे कि जब सेना की कोई दिक्कत होगी या आपस में सेना में देसी राज्य की सेना में और सेना में मतभेद होगा, मतभेद भी हो सकते हैं, एक दूसरे को पसंद नापसंद भी कर सकते हैं। तो उस क्षेत्र में आप देखोगे कि जब खुद उसी का खर्च, और जब युद्ध होगा आगे देखोगे कि उसी राज्य से खर्च लिया और उसी राज्य में सेना रखी, उसी के पैसे से पले बढ़े और उसी को फिर अपने अधिकार में ले लिया। तो यही सहायक संधि का मेन मकसद साम्राज्यवादी विस्तार था। मेन अगर मैं आपको बताऊं तो सहायक संधि हो या इससे आगे भू राजस्व नीतियां हम करेंगे या ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियां, सबका उनका साम्राज्यवादी विस्तार था, उनका मेन मकसद, उनका आर्थिक लाभ प्राप्त करना मेन मकसद था कंपनी का। तो आप उस पर ध्यान ही नहीं देना, सीधे सीधे आपके दिमाग में बैठा रहना चाहिए कि कंपनी का अगर मेन अगर देखा जाए कि मुख्य मकसद या मुख्य लक्ष्य क्या था, सिर्फ आर्थिक हित अपने सिद्ध होने चाहिए। आर्थिक हितों को वो सर्वोपरि रखते थे, सबसे ऊपर उनके आर्थिक हित रहते थे। तो उसी को आपको दिमाग में बस ये हमेशा बैठा रहना चाहिए, तुरंत आपकी समझ में आ जाएगा। विशेषताओं की चर्चा करेंगे तो सहायक संधि करने वाले राज्य में ब्रिटिश सेना रहेगी और इसका खर्च देसी राज्य देगा।
दूसरी अगर बात करें तो विदेश नीति अंग्रेजों के पास रहेगी, और विदेश नीति अंग्रेजों के पास रहेगी तो किसी भी राज्य से संधि या समझौता बिना ब्रिटिशों की अनुमति के नहीं होगा। तो मतलब आप देखोगे कि ब्रिटिश सेना राज्य के अंदर रख के, तो राज्य अंदर से कंट्रोल, विदेशी राज्य को राज्य की से संधि या किसी राज्य से संधि या समझौता ब्रिटिशों की अनुमति के बिना नहीं होगा। अगर ब्रिटिशों को लगेगा कि ये हमारा दुश्मन राष्ट्र है या ब्रिटिशों का दुश्मन है, जैसे मैसूर की चर्चा करी तो मैसूर शुरुआत से हैदर अली के समय से ब्रिटिशों का विरोधी रहा है। फ्रांस भी साथियों उस समय था। विदेशी अगर कंपनियों की बात करें या विदेशियों की बात करें या यूरोपियनों की और अन्य कंपनियों की बात करें, तो वो सब ब्रिटिशों के विरोधी रहे, ब्रिटिशों के दुश्मन देश रहे। तो उनसे अगर विदेश नीति इनके पास रहेगी तो ये क्यों संधि करने देंगे? ये करेंगे ही नहीं, क्योंकि इन्हें तो बस अपना आर्थिक हित देखना है ना। अगर उनसे कर लेंगे तो इनके आर्थिक हित बाधित होंगे। तो ये आपको समझना चाहिए साथियों कि विदेश नीति अंग्रेजों के पास चली गई और राज्य में ब्रिटिश सेना भी रहने लगी। और इससे आगे जैसे हम इससे आगे वाली स्लाइड पर आएंगे तो आप देखोगे कि इससे आगे वाले पॉइंट में विशेषताओं में संधि करने वाले राज्य अपने यहाँ किसी ब्रिटिश शत्रु राज्य के व्यक्ति को अन्य यूरोपीय कंपनियों को नियुक्त नहीं करेगा। तो मतलब विदेश नीति भी खुद ने अपने उसमें ले ली तो विदेश नीति कर नहीं सकता। लेकिन ये भी क्लियर कर दिया कि किसी अन्य राज्य शत्रु राज्य जो ब्रिटिशों का शत्रु था, जो भी आपको मैं समझा रहा था, ब्रिटिशों का शत्रु राज्य के व्यक्ति को या अन्य यूरोपीय कंपनी को किसी को भी अपने यहाँ आप देखोगे नियुक्त नहीं करेगा। एक ब्रिटिश रेजिमेंट दरबार में भी मौजूद रहेगा। तो राजा जो दरबार में जो निर्णय लेता उस पर प्रश्न चिन्ह लगा सकता है। जब रेजिमेंट ये दरबार में मौजूद रहेगा तो इस पर प्रश्न चिन्ह लगा सकता है राजा के उस पर निर्णय पर। पांचवा अगर आप देखोगे विशेषताओं में तो ब्रिटिश देशी राज्यों में संधि करने के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बस एक पॉइंट अगर राजाओं को अगर एक कह सकते हैं कि नाम मात्र का एक कह सकते हैं कि वो जैसे एक कहावत है, तो कहावत जैसे वो है कि एक छोटा सा टुकड़ा या एक छोटा सा एक मन रखने के लिए एक वो दे दिया, पॉइंट दे दिया कि राजा जो देशी राज्य हैं वो खुश रहे, तो बाकी सब अपने हित में ब्रिटिशों के हित के। लेकिन ये ब्रिटिश देशी राज्यों में संधि करने देशी राज्यों या संधि करने वाले राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अरे आंतरिक मामले बचे ही क्या, जब तुम्हारे राज्य में सेना रह रही है, जो तुम्हारे दरबार में रेजिमेंट रह रहा है और सब पूरा खर्चा सेना और रेजिमेंट का किसी राज्य के खजाने से जा रहा है, तो फिर आंतरिक मामले बचे क्या? आंतरिक मामले हैं क्या? दरबार के निर्णय भी रेजिमेंट की सलाह पर लिए जा रहे हैं। तो लेकिन राज्यों को आप कह सकते हैं कि शांत करने के लिए या उन्हें खुश करने के लिए एक पॉइंट डाल दिया, बाकी सब अपने पक्ष में कर लिए। यहाँ तक कि आंतरिक मामले बचे ही नहीं, वो आंतरिक मामले एक आप कह सकते हैं दरवाजे से अपने निर्णय में ले लिए, अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, लेकिन एक बाहर दिखावा करने के लिए कि ब्रिटिश राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप हम नहीं करेंगे। तो एक पॉइंट छोड़ दिया साथियों। आप देखोगे कि सहायक संधि करने वाले राज्यों का एक क्रम पूछ लेता है। क्रम में मैंने आपको बताया था हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोंसले, सिंधिया। ये आप रट लेना। देखो ये इसका कोई शॉर्ट और मैं बताऊं कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता और इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। शॉर्ट ट्रिक बनाने को कोई कुछ भी बना लो, ऐसे जैसे मैंने बताई, मैंने इधर लिख रखा है HMT, AP, BHS। तो HMTH हैदराबाद, M मैसूर, T तंजौर, A अवध, P पेशवा, BH भोंसले और S सिंधिया। तो ये थोड़ा शॉर्ट में मैंने कहा, तो ये कोई शॉर्ट ट्रिक कोई ये वो नहीं है, इसकी कोई आप कह सकते हो कि वो नहीं है। अपने अपने हिसाब से चाहे शॉर्ट ट्रिक से याद करो चाहे रट के याद करो, कई बार पूछा बार बार पूछा जाता है और ये पूछा ही जाएगा। ये कुछ इतना हाईलाइटेड प्रश्न रहता है, तो इस पे आप ध्यान देना। ये सब रटने हैदराबाद, मैसूर, ये क्रम ध्यान रखना कि पहले हैदराबाद से सहायक संधि हुई, उसके बाद मैसूर से, फिर तंजौर से, उसके बाद अवध से की, फिर पेशवा, भोंसले और सिंधिया। और ये भी पूछ लेता है कि कौन ऐसा राज्य था जिसने या कौन ऐसा सरदार था जिसने कभी भी सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया। वो साथियों मराठाओं में होलकर आ जाएगा। इसमें नहीं दे रखा लेकिन आप ध्यान रखना, होलकर आ जाएगा। होलकर ने कभी भी सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया, तो पूछ लेता है। ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है, तो उस पर भी आप ध्यान रखना। इससे आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि सहायक संधि से कंपनी को क्या क्या लाभ हुए।
ये मैंने कहा कि एक दो पॉइंट आपको समझाने के लिए, जब कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो मैं अब ये करवाऊंगा कि सहायक संधि को सहायक संधि से कंपनी को क्या लाभ हुए और कंपनी को क्या लाभ हुए। उसके बाद आप देखोगे कि सहायक संधि से देशी राज्यों को क्या क्या हानि हुई। यही मैंने इससे आगे पॉइंट दे रखा है। तो सहायक संधि से कंपनी को आप देखोगे लाभ, तो देशी राज्यों की सैन्य शक्ति समाप्त कर एक दूसरे से अलग कर दिया गया। देशी राज्य जब एक दूसरे से अलग हो गए तो देखोगे कि देशी राज्य अंग्रेजों के प्रति कोई गुट नहीं बना सके। जब एक दूसरे से अलग हो गए, एक दूसरे मनमुटाव हो गया, आप कह सकते हैं कि दूर हो गए। और जब दूर क्या, जैसे ही आप पास जाने की कोशिश करेंगे तो ब्रिटिश नीति तो उनके हाथ में थी ब्रिटिशों के, तो वो एक होने नहीं देंगे, तो ब्रिटिशों के खिलाफ कोई गुट नहीं बनेगा। ये लाभ हुआ। कंपनी की सेनाएं भारतीयों के धन से तैयार हो गई, जिसका प्रयोग भारतीयों के विरुद्ध ही किया जाना था। ये तो साफ दिख रहा है कि जब राज्य में कंपनी की सेना रह रही है और पूरा खर्चा राज्य दे रहा है उनकी ट्रेनिंग का और सबका उसके वेतन का, तो राज्य के वेतन से या राज्य की खर्च से कंपनी की सेना तैयार हो रही है। और बाद में आप देखोगे कि उन्हीं के खिलाफ उनका प्रयोग भी भारतीयों के खिलाफ ही करना था, विरुद्ध ही किया जाना था। फ्रांसीसियों का प्रभाव भारतीय राज्यों से समाप्त। जब ज्यादातर राज्यों पर, आप कह सकते हो कि सभी राज्यों पर एक होलकर को छोड़कर सहायक संधि कर ली गई, तो फ्रांसीसी किससे किससे आप देखोगे संधि करेंगे या किसका सहयोग करेंगे, उसका आप देख पाओगे कि भारतीय राज्यों से समाप्त हो जाएगा फ्रांसीसियों का प्रभाव। ब्रिटिश निर्मित वस्तु के लिए एक बड़ा बाजार प्राप्त हुआ। और जब बड़ा बाजार क्यों प्राप्त हुआ, इससे आगे मैं साथियों भू राजस्व नीति आपको और करवाऊंगा या डलहौजी की हड़प नीति की पृष्ठभूमि में आप देखोगे कि ब्रिटेन में या इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो रही थी, चल रही थी, और औद्योगिक क्रांति चल रही थी, तो उन्हें एक बड़ा बाजार चाहिए था अपने निर्मित औद्योगिक क्रांति। मैंने आपको बताया औद्योगिक क्रांति अगर मैं आपको समझाऊं आसान भाषा में, वैसे मैं आगे भी बताऊंगा, लेकिन आसान भाषा में समझाऊं कि औद्योगिक क्रांति का मतलब है कि औद्योगिक कारखानों फैक्ट्रियों उनका लगना, हर चीज, तो कपड़ा हो या किसी भी कंपनी, जो बड़ी बड़ी औजार मशीनरी सबका के द्वारा जो कार्य होना, कंपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगना, ये सब साथी औद्योगिक क्रांति में आता है। तो उस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो रही थी, और जब सामान बनेगा ये बड़ी बड़ी कंपनी फैक्ट्रियों के द्वारा जो कुछ बनेगा, अब इंग्लैंड तो छोटा सा, अब उसे एक बाजार चाहिए था कि कहाँ अपनी जो सामान बनेगा या जो चीजें बनेगी और जो वस्तुएं बनेंगी उन्हें बेचें। तो एक बड़ा बाजार भी मिल गया, क्योंकि भारत इतना बड़ा था, इंग्लैंड तो कुछ नहीं है उसके सामने। तो इस पे आप देखोगे कि एक बड़ा बाजार प्राप्त हुआ। इससे आगे जैसे हम आएंगे तो सहायक संधि से भारतीयों राज्यों को होने वाली हानि की भी मैंने चर्चा की है, जिससे कि आपकी समझ में सिर्फ लाभ ही लाभ, कंपनी को लाभ नहीं, भारतीय राज्यों को हानि भी हुई, देशी राज्यों को हानि भी हुई साथियों। उसमें आप देखोगे कि राज्य ब्रिटिश सुरक्षा पर निर्भर हो गए, प्रजा के प्रति राजाओं या राज्य की उत्तरदायित्व की भावना समाप्त हुई। क्योंकि उत्तरदायित्व इसलिए समाप्त होता है साथियों कि राजाओं को अब कुछ करना ही नहीं था, सारे निर्णय रेजिमेंट ले रहा था, जो दरबार में था। बाकी सुरक्षा की कोई बात आती तो ब्रिटिश सेना थी। तो अब राजाओं को करना क्या, कुछ चिंता फिक्र करनी नहीं थी। अब जब चिंता फिक्र नहीं होगी तो आप देखोगे कि राजा विलासी हो जाएंगे, जैसे अय्याश टाइप के, कि उन्हें सिर्फ भोग विलास से मतलब है, जनता के दुख सुख से उन्हें कोई मतलब नहीं है, प्रजा कैसी है, किस अवस्था में, अकाल में है, किसमें कितना राजस्व, उन्हें कुछ लेना ही नहीं है। अपना टाइम से पैसा आ जाता है, ब्रिटिश राजस्व वसूल कर आप देखोगे कि वे राजाओं को उनका भाग प्रदान करके, उनका हिस्सा देकर उनका परसेंटेज बांध दिया जाता है। तो राजाओं को जब कुछ करना ही नहीं है तो अब किस में रहेंगे, भोग विलास और उसी में रहेंगे। तो राजा आप देखोगे कि आगे दे रखा होगा पॉइंट, शासक, हाँ शासक आलसी और विलासी हो गए, तो ये पॉइंट दे रखा है। विलासी आलसी क्यों है, क्योंकि उनको कोई कार्य नहीं बचा, सब कुछ ब्रिटिशों ने, सब कुछ अंग्रेजों ने संभाल लिया। इससे आगे देखोगे विद्यार्थियों, तो आप देखोगे कि संबंधित राज्यों की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई। अब अर्थव्यवस्था तो स्वाभाविक बात है कमजोर होगी, क्योंकि सारी अर्थव्यवस्था पर कब्जा ब्रिटिशों का था। वे सेना का खर्च भी इन्हीं से दिलवा रहे थे। सेना चाहे बिल्कुल काम नहीं आई, लेकिन बैठी हुई है कि क्या पता आधे वो हो जाए, लेकिन खर्च तो देना ही देना था, वेतन देना, खर्च देना और सब। तो उसी हिसाब से आप देखोगे कि जो उनकी अर्थव्यवस्था है उनके राजकोष पर प्रभाव पड़ा, और जब राजकोष पर प्रभाव पड़ेगा तो राजकोष खाली होगा, तो अर्थव्यवस्था कमजोर होगी। हस्तशिल्प उद्योगों की पतन की प्रक्रिया तीव्र हुई। तो साथियों अब ये हस्तशिल्प उद्योगों के पतन से सहायक संधि का क्या क्या वो संबंध है। तो साथियों आप देखोगे कि जो
बड़े बड़े राजा महाराजा थे वो अपनी संरक्षण देते हस्तशिल्प उद्योगों को। हस्तशिल्प उद्योगों को भारतीय शासक हस्तशिल्प उद्योगों को संरक्षण एवं खरीदार थे। हस्तशिल्प उद्योगों को अरे इतने ये बनाया कि ठीक है इसे खरीद लो, इसे सोने की मोहरें दे दो, या अपने गले से एक वो निकाल के दे दिया हार। तो उससे क्या हुआ कि जो हस्तशिल्प कुटीर उद्योग या हस्तशिल्प उद्योग थे उनको संरक्षण प्राप्त था राज्य का, कि अगर तुम्हें कोई नुकसान होता है तो आप अपना बनाइए और कुछ नहीं होगा तो राज्य मदद करेगा, ऐसे संरक्षण दिया जाता था। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति से ब्रिटिश से आप देखोगे इंग्लैंड से बना बनाया हुआ सामान, मशीनों के द्वारा बनाया हुआ सामान आने लगा, तो जो कुटीर उद्योग थे या जो हस्तशिल्प उद्योग थे उनकी आवश्यकता खत्म हो गई। जब आवश्यकता खत्म हो गई तो अब देखोगे जो संरक्षण खरीदार थे वो ही नहीं रहे, तो अब उससे आप देखोगे कि इसका पतन की प्रक्रिया से प्रारंभ होगी। जब हस्तशिल्प उद्योगों का पतन का मेन कारण अभी नहीं, इससे आगे भी जैसे हस्तशिल्प उद्योगों कुटीर उद्योगों का पतन का मेन कारण यही रहेगा कि इंग्लैंड से जो बना बनाया सामान या बना बनाई वस्तुएं, या आप कह सकते हो कि मशीनों के द्वारा बनाई हुई वस्तुओं का आना, मशीनों के द्वारा बनाए हुए कपड़ों का जब आना रहेगा तो आप देखोगे रेशम उद्योग या रेशम बुनकर उनका जो आप कह सकते हो उद्योग, उनका कुटीर उद्योग या उनका हस्तशिल्प उद्योग बंद, आप कह सकते हो बंद होगा या समाप्त होगा। इससे आगे हम साथ ये आते हैं तो डलहौजी की नीतियों की चर्चा होती है। डलहौजी की मेन नीति मैंने आपको बताया था कि हड़प नीति या गोद निषेध नीति की चर्चा होती है। सहायक संधि मैंने आपको आसानी से समझा दिया, आप समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करवा दिया है। एक दो पॉइंट वो आएंगे तो मैं प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न की जो श्रृंखला लेके आ रहा हूँ, और वो 8 या 10 दिन ही चलेगी। 8 या 10 दिन में मैं 1.5 2 घंटे की लगभग क्लास लगाऊंगा, तो वो आप ध्यान रखना, तो उसे एक एक बार देख लोगे तो उससे आपका कवर हो जाएगा। अब आते हैं डलहौजी की नीतियों में। डलहौजी की नीतियों की पृष्ठभूमि मैंने अभी आपको बताया था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का काल चल रहा था और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का काल चल रहा था। तो औद्योगिक क्रांति के काल की मैंने आपको बताया था कि एक बड़ा बाजार की जो आवश्यकता थी, तो इसीलिए एक बड़ा बाजार कैसे आएगा, तो साम्राज्यवादी विस्तार से आएगा। और विस्तारवादी नीतियां और सुधार कार्य। विस्तारवादी नीति में आप देखोगे कि 3 प्रकार की नीतियां डलहौजी ने प्रतिपादित की हैं। 3 प्रकार की नीतियों से अपना विस्तार किया। एक युद्ध द्वारा विलय, तो ये पंजाब में भी मैंने आपको बताया था कि पंजाब को करवाया था 1849 में, पंजाब का विलय किया गया। दक्षिणी बर्मा का एक पॉइंट पूछता है तो 1852 में दक्षिणी बर्मा का, वैसे प्रीवियस ईयर में पूछा नहीं गया दक्षिणी बर्मा का, लेकिन मैंने यहाँ बता दिया साथियों। अब देखो कुशासन के आरोप में विलय। कुशासन के आरोप में जब भी कुशासन का चर्चा होगा तो आपको सीधे सीधे अवध लगाना है और कुछ नहीं करना। कानून निर्माण द्वारा शांति पूर्वक अवध का 1856 में विलय किया गया। और इसी में साथियों आप देखोगे कि आउटरम की रिपोर्ट की भी चर्चा होती है, वो मैंने आपको करवाया अवध वाले में। इसके बाद तीसरी जो नीति आती है साथियों, गोद निषेध या हड़प नीति आती है। और गोद निषेध नीति की अगर मैं आपको बताऊं कि जिसका दत्तक पुत्र या जिसका उत्तराधिकारी न हो, तो गोद लिया हुआ या दत्तक पुत्र लिया हुआ या दत्तक पुत्र को अगर कोई उत्तराधिकारी बनाएगा तो उसे अपने ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया जाएगा। ये इनकी नीति थी। और जब गोद निषेध नीति से अगर मैं क्रम की चर्चा करूं तो आपको क्रम याद रखना है। मैंने आपको बताया था कि सहायक संधि में अगर प्रश्न पूछेगा तो क्रम से पूछेगा। यहाँ भी अगर हड़प नीति से प्रश्न और पूछेगा ही पूछेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, जोड़े मिलाओ पूछ ले, कहीं भी पूछ ले, लेकिन प्रश्न उठाएगा ही उठाएगा। तो आयोग ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं, आप कह सकते हैं कि अति महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण ही नहीं अति महत्वपूर्ण। तो आप सीधे सीधे 5 स्टार लगा लीजिए, यहाँ 5 स्टार लगा लीजिए, बिल्कुल पेपर आउट ही आउट है। तो पेपर आउट की जब चर्चा होगी तो इसमें गोद निषेध नीति या हड़प नीति में क्रम रहेगा सतारा, जैतपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर। तो इसको आप ध्यान रखना है, एक ये महत्वपूर्ण है। और एक मैंने आपको बताया था कि जो सहायक संधि थी उनका क्रम भी महत्वपूर्ण है, तो उस पर भी ध्यान रखना है। हैदराबाद से स्टार्ट होके HMT में करवाया था, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर वाला, तो उस पर भी ध्यान रखना है। इसके बाद हड़प नीति या गोद निषेध नीति की ओर चर्चा करें कि किसे कहते थे, तो मैंने आपको बताया था पैतृक वारिस न होने पर देसी राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था या विलय कर लिया जाता था, वो हड़प नीति या गोद निषेध नीति थी। डलहौजी के सुधार कार्यों की जब चर्चा होती है तो सुधार कार्यों कभी कभी पूछ लेता है, तो मैंने सुधार कार्यों को भी इसमें ऐड करवा दिया साथियों। तो डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता था, तो इसको आप ध्यान रखना, ये पॉइंट प्रीवियस ईयर में पूछा गया 1-2 बार, तो इस पर भी आप ध्यान रखना। सुधार कार्यों की जब चर्चा करेंगे तो आप देखोगे कि भारतीय क्षेत्रों में एक समान प्रशासनिक संरचना का निर्माण किया,
1853 के अधिनियम द्वारा एक कानून बनाने वाली संस्था का निर्माण किया, जिसे बाद में विधायिका कहा गया। और इससे आगे आप देखोगे डलहौजी के कई साथी सुधार कार्य हैं। सुधार कार्य में जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन करेगा, 1853 में रेलवे का परिचालन करेगा। अब आपको ये देख के लग रहा होगा कि ये तो सुधार कार्य कर रहे हैं तो बड़े अच्छे इंसान होंगे। बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं थे। मैंने आपको शुरुआत से बताया कि ब्रिटिशों के बारे में कुछ भी सोचो, सबसे पहले अपने दिमाग में रखो कि इनके आर्थिक हित सर्वोपरि हैं। जो भी करेंगे भारत के अंदर वो सब अपने आर्थिक हितों को सिद्ध करने के लिए, अपने आर्थिक लाभ के लिए करेंगे। तो आपको बिल्कुल भी भावुक नहीं होना। 1853 में रेलवे का परिचालन, अब आपको लग रहा होगा सर रेलवे का परिचालन किया, रेलवे बनाई या रेल चली तो उससे उनको क्या लाभ? उनको लाभ क्यों नहीं है? उन्होंने अपने लाभ के लिए तो रेलवे चलाई। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारे लिए चलाई? ऐसा नहीं है विद्यार्थी, यही तो समझना है। उन्होंने इसलिए चलाई कि बंदरगाह तक जो कच्चा माल था वो पहुंचाने के लिए रेलवे परिचालन शुरू किया, मालगाड़ियों के द्वारा बंदरगाह तक। क्योंकि अगर रेलवे नहीं चलाते तो बहुत दिन में, 4-4 दिन में, 8-8 दिन लग जाते थे पहुंचने में, तो उससे देरी होती थी। अब रेलवे से आप कह सकते हैं एक दिन में माल पहुंचाने, आसान हुई और सही समय पर माल ही पहुंचने लगा। तो कच्चा माल कोयला, और जब जिक्र होगी तो अलग अलग तरीके के कच्चे माल वहां तक बंदरगाह तक पहुंचाने गए। और भारत से इससे आगे मैं जब आपको करवाऊंगा तो एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि भारत उपनिवेश और उपनिवेश वाला, तो अगली कल की क्लास में मैं आपको विस्तार समझाऊंगा कि भारत से ये कच्चा माल लेके जाते थे और उसी कच्चे माल से वस्तुएं निर्मित करके इंग्लैंड में निर्मित करके उन्हीं वस्तुओं को भारतीय बाजार में ऊंची कीमतों पर बेचा जाता था। तो हमारा ही पैसा, जब आप देखोगे दादा भाई नौरोजी का धन निकासी का सिद्धांत का मैं जब करवाऊंगा उसमें विस्तार से आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ से ये पैसा कच्चा माल लेके जाते, हमारा ही पैसा लेके जा रहे हैं। धन निकासी का सिद्धांत कहाँ से धन जा रहा है और किस तरीके से वही धन हमारे धन से ही या हमारे कच्चे माल से ही उन्हें निर्मित करके हम ही को बेचा जा रहा है। तो ये सब मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा साथियों। इसके आगे जैसे ही हम चलेंगे तो आप देखोगे कि डाक व्यवस्था, डार्क नहीं साथी, ये डाक व्यवस्था है। डाक व्यवस्था प्रारंभ की नहरों के निर्माण पर बल, गंगा नहर, पंजाब में नहरों का निर्माण किया। 1853 में वुड्स घोषणा पत्र, जिसे भारतीयों में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है साथियों। मैग्ना कार्टा, ये मैग्ना कार्टा साथियों एक अधिकार पत्र होता था। अधिकार पत्र को आप देखोगे कि जो, और उसी को मैग्ना कार्टा बोला जाता है। तो जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता था। अब आपको यहाँ भी लग रहा होगा कि सर ये तो शिक्षा दे रहे हैं तो इसमें इनकी क्या वो है, इनका क्या लाभ होगा या इनका कौन सा हित है जो आप बता रहे थे कि सिर्फ अपने आर्थिक हित के लिए। आपको जो शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा देने का मतलब ही ये है कि ये आगे मैं आपको बताऊंगा कि जैसी चर्चा होगी तो आप कह सकते हैं कि आचार विचार से अंग्रेज है। आगे जो एक प्रश्न होता है यूपीएससी मेंस में पूछा जाता है कि ब्रिटिशों ने अपने ही उसमें रंग आप कह सकते हैं रूप रंग से भारतीय और आचार विचार से अंग्रेज तैयार किए। तो यही शिक्षा से ही साथियों, आचार विचार से अंग्रेज और रूप रंग से भारतीय। इसका मतलब ये है, आपकी समझ नहीं आ रहा हो तो मैं और आसान आसान समझाऊं कि भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा देकर उन्हें अपने स्तर पे अपने में मिला लिया। क्योंकि जब शिक्षित हो जाता है इंसान तो ये नहीं सोचता कि दूसरे को शिक्षित करें। वो सिर्फ अपने ब्रिटिशों के साथ लंदन और उसमें कंपनी और उनके साथ रहने लगे, उन्हीं की बातें करने लगे। तो ये उन्हीं को लाभ था कि उनके अधिकारी बच गए। उन्हें ब्रिटिशर्स को आप कह सकते हैं कि वहां से नहीं लाना पड़ा, अधिकारियों को यही उन्हें अधिकारी और वो मिले, और उन्हें सिपाही मिले और वो सब उनके काम करने वाले सब अंग्रेजी बोलने वाले मिले। तो भाषा का एक तरीके से तो शिक्षा का सुधार किया। समाज सुधार कानूनों में आप देखोगे, समाज सुधार कानून शिशु हत्या एवं मानव बलि को रोकने के लिए कानून बनाया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाई, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम लाई। अब आपको को लग रहा होगा कि सर ये इसमें इनका क्या फायदा था? इसमें इनका ये फायदा था साथियों कि अगर सब कुछ ये अपने हित के लिए करते तो कुछ ऐसा भी तो था कि जो दिखाना था कि हम आपके लिए भी कर रहे हैं, तभी तो जनता शांत रहती। लेकिन जैसे ही भारतीयों को पता चला, जैसे ही आम जन को पता चला कि ये हमारा वो कर रहे हैं, तो आप देखोगे स्वतंत्रता संग्राम होने लगी। इससे आगे मैं बताऊं, संगठन कहाँ होता है? संगठन वही होता है साथियों कि जब जनता जागरूक हो जाती है, जब उसे पता चल जाता है कि हमारा अहित करने वाला है, तभी तो संगठित होती है उसके प्रति जनता।
लेकिन जब उसे लगेगा कि नहीं ये तो अच्छी कार्य भी कर रहा है, तो कुछ उसके सपोर्टर रहेंगे, कुछ उसके विरोध में रहेंगे, तो उसे उसके आर्थिक जो हित थे वो सिद्ध होते रहेंगे, आर्थिक लाभ सिद्ध होते रहेंगे। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये 3 जो पॉइंट आपको लग रहे हैं कि समाज सुधार वाले, ये इसके आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे साथियों, तो आप देखोगे कि हमने डलहौजी की हड़प नीति भी की, उसके बाद सहायक संधि गई, अब आगे की क्या राजस्व नीतियां आएंगी। तो मैं सोच रहा हूँ आज की क्लास को यही विराम देता हूँ, कल की क्लास में मैं आपको राजस्व नीति करवाऊंगा, तो बिट्सों की राजस्व नीति। तो साथियों, कोई चैनल पर नया कोई विद्यार्थी आए हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर वेयर करते रहा करो, जिससे कि किसी जरूरतमंद विद्यार्थी तक ये मेरी क्लास पहुंच पाए, जो आरओ की तैयारी अच्छी तरीके से कर सके, समीक्षा अधिकारी वो भी बन सके। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता साथियों, इस पर ध्यान देना। तो मिलते हैं फिर कल नए टॉपिक के साथ, ब्रिटिशों की भू राजस्व नीतियों वाले टॉपिक के साथ। जय हिंद, राधे राधे।